अगर मैं आज एक ज़ीरो से ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस फ़ील्ड में आना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितना कैपिटल है जो रेज़ होना चाहिए इन पाकिस्तानी मार्केट और फॉर इंटरनेशनल मार्केट? अगर आपके पास 1 लाख का बजट है देन आप ऐड की तरफ ना जाएं, उसको ऑर्गेनिक लेके चलें। जी, मैं 2 चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स जो कि सालों से चलती आ रही है। आपने मैंने शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ही। ये शर्ट बिकनी है, बिक रही है, आगे भी बिकेगी। तो जो पहले फेल से होने वाले सबसे बड़ी और पहली गलती करते हैं वो उनकी क्या होती है? लोग गलती करते हैं कि तो आपका बैकग्राउंड था वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड ही था या आपका बैकग्राउंड और आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडी स्टार्टिंग में अलग थी? मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ई कॉमर्स से नहीं था। 2017 में मैंने यूनिवर्सिटी की अपनी डिग्री कंप्लीट की। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो उस टाइम पे तो ई कॉमर्स की ना तो कोई एजुकेशन थी, ना कोई डिग्री थी। अभी उसके बाद कोविड के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैचलर्स इन ई कॉमर्स स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम ई कॉमर्स का कुछ भी नहीं था। जस्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते थे और वो कुछ ऐसी कंपनीज़ में काम करते थे जो पाकिस्तान में बैठ के यूएस के अंदर और यूके के अंदर जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको सर्विसेज देती थी। तो यहाँ पे रिमोटली उनकी टीम काम कर रही होती थी। वहाँ से हमें पता लगा कि यार ये अमेज़न पे और इस तरह काम होता है। फिर वहाँ से हमने इस काम को देखना शुरू किया, देन स्टार्ट किया। लेकिन आपकी लाइफ़ में वो कौन-सा टाइम था कि जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी पास आउट कर ली और आप मे बी आप जॉब भी कर रहे हो, तो हुँ, हुँ। आपने अपनी जॉब को स्विच करना है और ई-कॉमर्स की तरफ आना है, क्योंकि कुछ तो रियलाइज़ेशंस या कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से आप टर्न आउट हुए होंगे। यस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे इंजीनियर्स की जॉब का काफ़ी ज़्यादा फुकदान था कि जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को किसी जगह पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जॉब तो मैं बिल्कुल कर रहा था, हमारे जो बाकी फेलोज़ थे वो भी कर रहे थे। वहाँ से हमने रियलाइज़ किया कि यार जो हमारी फील्ड के अंदर है ना, इस टाइम पे वो पोटेंशियल नहीं जो हम अचीव करना चाहते हैं। देन वी शुड मस्ट स्टार्ट अनदर जर्नी विद दैट जॉब। वहाँ से हमने फिर इसको स्टार्ट करी। तो एट दैट टाइम आपकी जो फैमिली थी वो आपको सपोर्ट कर रही थी या उन्होंने रेजिस्टेंस ही की है? नहीं, टिपिकल मेरी पाकिस्तान। फैमिली ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सपोर्ट किया है। तो आपका जो फर्स्ट ई-कॉमर्स स्टोर था या आपका फर्स्ट ई-कॉमर्स जो स्टार्ट था वो कब था और किस तरह आपने स्टार्ट किया था? ये कोविड में हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमें फेलियर ही हुआ। तो आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर था या ई-कॉमर्स स्टोर था वो कौन-सा था? उसमें हम मोबाइल एक्सेसरीज़ बेचते थे अमेज़न के ऊपर। तो अमेज़न यूएस के अंदर जब कोविड के बाद आई थिंक वहाँ पे उस टाइम पे मॉडल लॉन्च हुआ था आईफ़ोन एक्स या 11 ये मॉडल था। उस टाइम हमने ये एक्सेसरीज़ स्टार्ट की थी। तो जो आपका फर्स्ट स्टोर रहा था उसको हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा था या फिर नो, वो वो फेलियर ही हुआ था तो टोटली। एट दैट टाइम व्हाट वाज़ द रीज़न कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? उसमें एक छोटी-सी मिस्टेक ये थी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। मिस्टेक ये थी कि मॉडल लॉन्च होता है ना तो आईफ़ोन आपको डमी नहीं देता मार्केट में। तो उसकी जो एक्सेसरीज़ बन रही होती है ना, उसके आपके कवर्स हो गए या कोई और उसके साथ लगने वाले छोटे-छोटे गैजेट्स, वो एग्ज़ैक्टली उसकी मेज़रमेंट पे नहीं आ रहे होते। सप्लायर एस्टिमेशन करके बनाते हैं और वो हमें बताते भी हैं कि इसके अंदर साइज़ में प्रिसिजन नहीं है, 100% प्रिसाइज़ साइज़ नहीं है। वो जब हमारा गया तो वो हमें रिटर्न होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन कि वो आपकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी, आपके एग्ज़ैक्टली, बिज़नेस को आपके पहले स्टोर को जो अनसक्सेसफुल किया उन्होंने। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ थी। लेकिन अगर आज आप आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ट्रैवल आपने की है इन कॉमर्स, तो अगर आज आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे बचने की कोशिश करेंगे? हाँ, इसमें अभी मैं जैसे कि सर्विसेज़ भी अपनी दे रहा हूँ और अपनी सेलिंग भी कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं सबसे पहले सर्विसेज़ की तरफ मूव करूँगा। वहाँ से मैं कुछ अपना एक कैपिटल जनरेट करूँगा और देन मैं आगे अपने स्टोर या अपने ब्रांड की तरफ मूव करूँगा। आजकल जिस तरह ई-कॉमर्स का काम चल रहा है, लोग समझते हैं कि ई-कॉमर्स में जस्ट इक्वल टू मनी, और क्या ये सच है या इसमें कुछ रियलिटीज़ भी हैं जो ढकी-छुपी है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है ई-कॉमर्स इज़ इक्वल टू मनी। ये एक बहुत हार्ड वर्किंग टफ़ काम है जिसको आपको फुल टाइम देना पड़ता है। तो जो लोग सिर्फ़ ये सोचते हैं ना यार मैं पार्ट टाइम में करूँगा, तो मैं यहाँ से कुछ जनरेट कर लूँगा, वो कुछ भी नहीं जनरेट कर पाएँगे। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ था, वो कौन-सा था और कितना रहा? अ, वो मेरा था 2018 के अंदर ना, तो उस टाइम पे मुझे पहला जो प्रॉफ़िट मिला था 27,000 पीकेआर।
और तब मैं सर्विसेज दे रहा था। तो मेरे पास एक बंदा आया जिसके पास ऑलरेडी एक क्लाइंट था, उसने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया हुआ था। दैट प्रोजेक्ट प्राइस इज अराउंड $1000। मेरी उसकी डील बनी 27,000 में। लेकिन मैंने उस टाइम पे वही चीज़ के पैसे को नहीं देखा, मुझे काम में कुछ चाहिए था करने के लिए, मुझे भी पता था कि इसकी कॉस्ट कितनी है। देन मैंने उसके साथ मूव किया, तो वो मेरा एक पहला प्रॉफिट था। आपने अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी आप अपने स्टोर्स पे काम कर रहे हैं या जो ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, उनके ही स्टोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं ब्रांड को भी कर रहा हूँ और अपने स्टोर को भी। और उन अपना तो दोनों मेरा में एक है। और तो उन हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ब्रांड्स के स्टोर्स में कौन-सी चीज़ है जो आपके स्टोर में नहीं है? या आपके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रांड्स के अंदर नहीं हैं? हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक मैनेजमेंट सर्विसेज़ में और ब्रांड में थोड़ा-सा क्या डिफ़रेंस होता है। लेट्स सपोज़ कि मैं अपना एक स्टोर चला रहा हूँ, वो किसी भी एक कैटेगरी में हो सकता है, लेट्स सपोज़ क्लोथिंग में हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा स्किल क्या था, ई-कॉमर्स को कैसे आगे लेके जाया जाए और कैसे इसमें स्केल किया जाए। उसी स्किल को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए अपना स्टोर बनाया। अब मैं वो सारी जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको मैं दूसरे जो ब्रांड्स हैं, मेरे कंपैटिटर कह लें या दूसरी कैटेगरीज़ के, मैं उनको भी सर्विसेज़ दे रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे कौन-सा वाला काम ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, आपका अपना स्टोर या क्लाइंट सर्विसेज़? डेफ़िनेटली अपना स्टोर ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट का जो एक ब्रांड स्टोर आप रन कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू आपके स्टोर से ज़्यादा आ जाए? हमेशा ही उनका ज़्यादा होता है। तो ऐसी कौन-सी रीज़न थी कि जिसकी वज़ह से आपने फ़ील भी किया और आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो चीज़ ज़्यादा हो रही है आपके ब्रांड से? आपके ब्रांड के अंदर या आपके स्टोर्स के अंदर कौन-सी मिस्टेक्स हैं, जिसको आप क्लियर करके आप उसके आगे जा सकते हैं? यस, यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो स्केलिंग के अंदर एक चाहिए होती है ना चीज़, वो कैपिटल चाहिए होता है। मेरे पास अगर कैपिटल है ना $10,000 का, तो मैं 10,000 के ही अगेंस्ट सेल जनरेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मैं 100 के सेल जनरेट कर लूँ। आपका अगर एक स्टोर है और आपके पास कैपिटल है $2 लाख का, तो आपकी सेल डेफिनिटली मेरे से ज़्यादा होगी। आपके स्टोर पे प्रोडक्ट भी मेरे से ज़्यादा होंगे। तो अगर दैट्स द रीज़न कि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं होता जितना मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके स्टोर के ऊपर होता है। और अगर स्केलिंग की बात करें तो हमारे जो 0 से 100 पर डे ऑर्डर्स हैं, एक इंसान कब तक अचीव कर सकता है कि उसके स्टोर्स में या उसके ब्रांड में डेली के 0 से 100 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएँ? अगर कोई बंदा आज शुरू कर रहा है, बिल्कुल उसको ज़्यादा ई-कॉमर्स का आइडिया नहीं है, तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम रिक्वायर्ड है। जो स्केलिंग का सबसे बड़ा इश्यू होता है वो क्या होता है? आपकी जो टीम है या आपकी जो डिलीवरीज़ हैं या आपके जो एड्स रन होते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? और सबसे बड़ा स्केलिंग को डाउन करने की रीज़न क्या होती है? स्केलिंग में आपकी टीम बहुत मैटर करती है। एक अच्छी टीम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एड स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है और आपकी इन्वेंटरी चेन को मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गलती करते हैं कि या तो एड को एकदम से स्पाइक दे देंगे, उसको बहुत जल्दी से बजट ज़्यादा करेंगे, या वो इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेंगे। लेट्स से उनको नज़र आए ना कि मेरे डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि अगले टाइम में मैं 300 ऑर्डर पर डे अचीव करूँगा। उस हिसाब से इन्वेंटरी कर ली, लेकिन टाइम का आपको कल का कुछ पता नहीं। अब जैसे सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अचानक वॉर आ गई। वॉर ने सब कुछ डाउन कर दिया। यहाँ पे वो इस तरह की सिचुएशन को सामने रख के बड़ा सोच के स्टेप लेना पड़ता है। अच्छा, अगर बात करें प्लेटफ़ॉर्म्स की, तो आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स को सजेस्ट करते हैं फॉर पाकिस्तानी लोकल ई-कॉमर्स? दराज़, शॉपिफ़ाई या आपका जो मजेंटो है? शॉपिफ़ाई और दराज़, इन 2 को मैं, और साथ इनके आपके सोशल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन दराज़ पे मोस्टली जो आपके साथ स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड, ऑर्डर कुछ करो आता कुछ है। एट दैट टाइम दराज़ की तो रिव्यू रेट्स भी बहुत कम जा रहे हैं। यस, क्योंकि जब से लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग पे स्टार्ट किया काम, दराज का रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ है। लेकिन आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उस पे मस्ट अपनी प्रोडक्ट लगानी चाहिए, जो भी आपके पास ऑर्डर जनरेट हो। एज अ बिजनेसमैन मुझे अगर 10 जगहों से ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो मुझे वो 10 जगहों से चाहिए। अगर लॉजिस्टिक की बात करें तो सीओडी जो आपका कैश ऑन डिलीवरी है और आपके जो रिटर्न्स हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि आपकी सीओडी में आपको कई बार ऑर्डर रिसीव होता है और आप पेमेंट नहीं करते। कई बार
ऑर्डर आता है लेकिन आप पे नहीं करते, ना ऑर्डर रिसीव करते हैं, या फिर आपके रिटर्न ज़्यादा आते हैं? यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सीओडी के ऊपर रिटर्न बहुत ज़्यादा है और ये रिटर्न बहुत कॉस्ट कर रहा होता है तो आपको। इसका इश्यू क्या है? सीओडी पाकिस्तान में इतना रिटर्न कॉस्ट क्यों है? सर, लोगों का कह लें कि अभी इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है ई-कॉमर्स का। लोग इसको मज़ाक समझते हैं कि पता नहीं मैं ऑर्डर कर दूँगा, अगला लेके आ जाएगा और अगला शायद फ्री बैठा है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करवाना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि यार मेरा यहाँ पे ₹1000 का लॉस हो गया है तुम्हारे तक लेके आने और वापस लेके जाने में। तो ये एक छोटा-सा प्रॉब्लम है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत प्रॉफ़िट है। अगर बात ई-कॉमर्स करें हम लोग, आपका कोई ऐसा स्टोर या ब्रांड जो बुरी तरह फेल हुआ हो और कितना लॉस आपने किया है उसमें? तकरीबन कह लें कि $30,000 का मेरा लॉस हुआ, और वो स्टोर उसके टोटली पीछे फ्लॉप रीज़न हुआ। क्या थी? वो रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक साइज़ प्रॉब्लम थी जो कि उस टाइम पे आनी थी। उसको हम टैकल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम उसके अंदर न्यू थे। जो पुरानी कंपनीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं, वो तो उस प्रॉब्लम को टैकल कर गई कि उन्होंने अगर वो थोड़े टाइम के अंदर उनको रिटर्न बियर करना पड़ा या सब कुछ, तो उन्होंने उसको लिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से एक्यूरेट साइज़ मार्केट में देना स्टार्ट किया और वो चलने शुरू हो गए। और अगर हम बात करें ई-कॉमर्स फेक गुरु और कोर्सेज़ की, यस। जो जिसने ई-कॉमर्स को पूरा तबाह किया हुआ है, जी। तो पाकिस्तान के अंदर उनका क्या रोल है इन ई-कॉमर्स डाउन के अंदर? असल में उन्होंने ना जो एक चीज़ की ना कि लोगों को ये नहीं चेक किया कि यार यू आर फॉर ई-कॉमर्स और नॉट, कि आपको ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी आप आए हैं, आपको लैपटॉप भी नहीं चलाना आता, कोर्स करना है आ जाए। वो आया है, कोर्स करना है आ जाए। अच्छा, जो आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म्स है या मेटा का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो आपकी ग्रोथ है ई-कॉमर्स के अंदर, वो ऑर्गेनिकली ज़्यादा बेस्ट रहती है या फिर आप उसको पेड एड्स की तरफ लेके जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है? किस में आपका जो बेटर रिज़ल्ट है आपको मिलता है? सर, पेड ऐड में आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, ऑर्गेनिकली आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों पे काम करना है। पेड ऐड भी आपने रन करने हैं और साथ ऑर्गेनिकली भी उतनी ही मेहनत करनी है। तो देन आप एक ब्रांड को अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल लेके चल सकते हैं। अगर मैं आज एक ज़ीरो से ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस फ़ील्ड में आना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितना कैपिटल है जो रेज़ होना चाहिए इन पाकिस्तानी मार्केट और फॉर इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट तो कह लें कि आपके पास कोई अराउंड $50,000 होना चाहिए, जिसमें आपका बैकअप भी होगा, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट और आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट सारा कुछ इंक्लूड होगा। सारा पैसा नहीं लगेगा लेकिन बैकअप तो एक बिज़नेस को चाहिए होता है। पाकिस्तानी मार्केट की बात की जाए तो आपके पास 3 से 5 लाख हो, देन आप मार्केट को एक टाइम दे सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस में हमेशा जितने भी एक सक्सेसफुल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स भी हैं ना, वो भी कहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कम से कम 1 साल 2 साल दें। तो 1 साल 2 साल देने के लिए कह लें कि उतना पैसा हो के आप लेकिन अगर मेरे पास बजट ही मेरा 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख है, तो इन बजट्स में, इन तीनों बजट्स में कितना डिफ़रेंस आएगा और उनके रिज़ल्ट्स में कितना डिफ़रेंस आएगा? हाँ, अगर आपके पास 1 लाख का बजट है देन आप ऐड की तरफ ना जाएँ, उसको ऑर्गेनिक लेके चलना स्टार्ट करें और ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें कि जिनमें रिटर्न का चांस पाकिस्तान में कम से कम हो और वज़न भी कम हो ताकि आपको कोरियर की शिपिंग भी कम पड़े। अगर रिटर्न आए भी तो कॉस्ट कम आए। तो हम जो बजट को ब्रेक डाउन करेंगे, वो किस तरह करेंगे फिर? अराउंड 30% आपकी इन्वेंटरी पे जा रहा होगा, 30% आपका मार्केटिंग बजट होगा और 30% आपका बैकअप होगा। किसी टाइम पे आपको जल्दी इन्वेंटरी ऑर्डर करनी पड़ सकती है और किसी टाइम पे आपको अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाना पड़ सकता है। और अगर किसी के पास सिर्फ 50,000 है या 30,000 है, तो क्या वो ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकता है इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कर सकता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए तो दैट्स मीन क्योंकि उसको वो पहले ये भी सेविंग करनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो ये भी खो बैठेगा। तो आपके हिसाब से जो सेफ बजट होगा पाकिस्तान के अंदर, वो कितना होना चाहिए? क्योंकि एक रिजल्ट लाने में आपको मिनिमम 6 मंथ जैसे एग्ज़ैक्टली, कि आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस में लगते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो फॉर 6 मंथ उनके पास कितना बजट होना चाहिए कि वो अपनी टीम को, अपने एड्स को और अपने ब्रांड को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें? बंदा काम खुद करे, एक तो वो किसी टीम को हायर ना करे और उसमें 3 से 5 लाख का बजट हो, उसमें वो अपना अच्छा सर्वाइव जो कर सकता 90% लोग होते हैं ई-कॉमर्स के अंदर फेल होते हैं, उसकी सबसे मेन रीज़न क्या होती है? है। माइंडसेट तो किस तरह का माइंडसेट होना ऑफ चाहिए? लैक ऑफ नॉलेज और माइंडसेट। उनको एक तो ई-कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, उन्होंने मुझे देखा ना तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है
उनको लगा कि शायद मैं कल स्टार्ट करूँगा और मैं भी ऐसे ही सारा कुछ अपना रन करना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक चीज़ को जब तक आप डीपली लर्न नहीं करते, आपको नहीं आइडिया होता कि इसके प्रोज कॉन्स क्या है, इसमें मेहनत कितनी रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से लोग फ्लॉप होते हैं। तो माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए ई कॉमर्स बंदे के लिए, और उसमें पेशेंस होना कितना लाजमी है? पेशेंस तो कह लें कि पहली की है किसी भी काम में। तो दूसरा उसका माइंडसेट कह लें कि इस तरह का माइंडसेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस माइंडसेट हो, क्योंकि ई कॉमर्स एक बिजनेस है, इट्स नॉट अ सर्विस और समथिंग एल्स। बिजनेस माइंडसेट है तो उसको ये पता हो कि ख़रीदना और बेचना, दैट्स कॉल्ड अ बिजनेस। तो यहाँ पे ख़रीदना भी इन्वॉल्व है, बेचना भी इन्वॉल्व है। तो मुझे ख़रीदने पे भी स्किल लेके आनी है और बेचने पे भी लेके आनी है। देन वो इस माइंडसेट से जो बंदा आता है वो 99% लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर बात करें ई कॉमर्स की इन 2026, तो क्या ये बिजनेस सैचुरेटेड नहीं हो चुका बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान की मार्केट में अभी ये उठ रहा है बिजनेस, आप नहीं कह सकते कि सैचुरेटेड है, लगता इसी तरह ही है, लेकिन अभी इसकी कह लें कि वो शुरुआत है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे तो काफ़ी सैचुरेशन आ चुकी है। जो ई कॉमर्स के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है, या उसके लिए कोई स्किल्स रिक्वायर्ड की नीड नहीं है? ई कॉमर्स में आपको स्किल की नीड है कि क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब है डिजिटली आपने कुछ सेल करना है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप डिजिटली सेल करने के लिए चूज़ करते हैं, आपको उस प्लेटफॉर्म पे स्किल चाहिए। इवन वो मेटा है, वो या आपका टिकटॉक एड्स है, या टिकटॉक शॉप है, आपका दराज है, शॉपिफाई है, या अमेज़ॉन है, कुछ भी है। और अगर बात करें हम प्रोडक्ट हंटिंग की, तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह फॉलो किया जाता है? सर प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने तो आज तक कभी कोई इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किया। उसमें दो चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग अगर देखी जाए तो आपकी ई कॉमर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्टोर के लिए, कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर हो, क्योंकि प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग के अलावा तो आप ई कॉमर्स के स्टोर को बिल्ड ही नहीं कर सकते। जी, मैं दो चीज़ें फॉलो करता हूँ। एक एवरग्रीन प्रोडक्ट्स जो कि सालों से चलती आ रही है। आपने मैंने शर्ट पहनी हुई है, ऐसे शर्ट बिकनी है, बिक रही है, आगे भी बिकेगी। तो मैं शर्ट के अंदर क्या ऐसी नई क्रिएटिविटी लेके आके मार्केट में सेल कर सकता हूँ जो दूसरों के पास नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, इनोवेशंस। मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले अवेलेबल नहीं है और नहीं आई है, तो मुझे उस पर नज़र रखनी है। अगर मैंने ट्रेंडी प्रोडक्ट पे काम करना है, इसको बोलते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। चाइना के आपने देखा छोटे छोटे टॉयज़, गैजेट्स आते हैं जो कि हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। वो जैसे ही मार्केट में आते हैं वो एकदम से हाइप पकड़ते हैं और उनका जो सेलिंग ड्यूरेशन होती है या सक्सेस ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट होती है। एग्जैक्टली। तो आपके स्टोर पे 10 प्रोडक्ट लगी हुई हैं, हर महीने एक आधी निकलती जाएगी, एक आधी न्यू ऐड होती जाएगी। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मैं तो इन्हीं पे काम कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स स्टोर एक पर्सन रन करता है, उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क? स्टार्ट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और जब वो एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए देन स्मार्ट वर्क। और जो न्यू ई कॉमर्स होते हैं जिन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट करना होता है या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो वो जल्दी हाइप अप क्यों हो जाते हैं? हाइप अप वो इसलिए होते हैं कि मतलब सक्सेस नहीं मिल रही होती। सक्सेस क्योंकि ओवरनाइट नहीं है। जब उनको सक्सेस मिलेगी नहीं, थोड़ा टाइम, शॉर्ट टेम्परामेंट है ना हमारे पाकिस्तानियों का, तो इस वजह से वो जल्दी साइड पे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग की और ऑन इन्वेंट्री की, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? ऑन इन्वेंट्री। एंड व्हाई? क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग है वो एक काफ़ी रिस्की मॉडल है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग इस तरह से है ना कि मैंने किसी सप्लायर से बात की और उसको कहा यार मैं ऑर्डर लूँगा, मेरा ऑर्डर आ जाएगा, आपने शिप करना है, वो तो अगला कल फ़ोन भी नहीं उठाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो आपका अमेज़ोन है और रेट से इसका फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर फेल तो नहीं हुआ कह सकते आप, क्योंकि जो एक हाइप थी ना, वो ऐसे लोग ई कॉमर्स में आए या अमेज़ॉन करने आए जिनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, इवन उनका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था। वो लोग आए, उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा कि ये मेरे से होगा नहीं, देन उन्होंने मार्केट में ये कहना शुरू किया कि ई कॉमर्स तो फेल हो गया। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड भी हैं, यू कांट इमेजिन के नाइकी का कंपेटिटर, एडिडास का कंपेटिटर कोई पाकिस्तानी ब्रांड हो सकता है, और हैं, काम कर रहे हैं। जो हमारे ई कॉमर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन रूल क्या है जो ई कॉमर्स पर्सन के अंदर होना चाहिए? माइंडसेट, कंसिस्टेंसी,
पेशेंस, वर्क हार्ड, इन चीज़ों पे चल के ही आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रॉफिट और ब्रांडिंग की, तो आप किस तरफ जाएंगे? ब्रांडिंग को ज़्यादा फोकस करेंगे या प्रॉफिट पे? ब्रांडिंग को। एंड वाई? ब्रांडिंग होगी तो प्रॉफिट डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर दराज की या लोकल वेंडर्स की, तो मोस्ट ट्रस्टेड वेंडर इस टाइम पाकिस्तान में कौन सा जा रहा है और उसकी रीज़न क्या है? दराज ही मोस्ट ट्रस्टेड वेंडर है इस टाइम पे पाकिस्तान का। लेकिन दराज के अंदर तो स्कैम्स भी बहुत हो रही है। ये स्कैम तो आपके हर जगह पे हैं, लेकिन दराज ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया है। दराज के मोर देन 70% शेयर अली बाबा एक्वायर कर चुका है, तो उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी अपडेट की हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कैम के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया। तो शॉपिफाई ने जिस तरह चीज़ों को ओवरकम किया है, आपको लगता है कि ई कॉमर्स के अंदर आने वाले दौर में शॉपिफाई विल बी द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेस इंस्टेड ऑफ दराज एंड अदर पीपल? यस, अगर आप अपने ब्रांड की बात करते हैं कि जो लोग अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं, तो वो लोग तो शॉपिफाई उनके लिए बेस्ट है और शॉपिफाई सारी मार्केट टेक ओवर कर लेगा। लेकिन जो लोग मार्केट प्लेसेस पे काम करते हैं जस्ट लाइक दराज, अमेज़ॉन, वो उधर ही अपने बिजनेस को लेके चलेंगे। जो मोस्ट ट्रस्टेड आपकी वेबसाइट डेवलप होती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप होता है, वो वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है या अपना ऑन खुद का कस्टम सॉफ्टवेयर? शॉपिफाई मेरे ख्याल से बेस्ट है। एंड वाई? क्योंकि शॉपिफाई आपको जो चीज़ें फैसिलिटेट कर रहा है ना, वो आप कस्टम में और उन चीज़ों के अंदर अगर करने जाए ना, तो वो आपको इतनी महंगी कॉस्ट करती हैं जितने में आप एक ब्रांड खड़ा कर लेते हो। अच्छा, आपका जो एक सक्सेसफुल स्टोर है और आपका एक जो फेलियर स्टोर है, उसमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? 3 मेजर डिफरेंसेस। जो आपका फेलियर स्टोर होता है ना, उसमें आपका लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कह सकते हैं आप। जो आपका सक्सेसफुल स्टोर होता है उसमें भी यही 3 चीज़ें होती हैं कि आपको एक्सपीरियंस आ गया होता है उस टाइम तक, आपको ये पता लग गया होता है कि मुझे सब्र कितना करना है, मुझे कितनी मेहनत से काम करना है इस पे और कितने टाइम के लिए मुझे करते रहना है। लेकिन एक बंदा अगर बिल्कुल ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको तो ऑब्वियसली सी बात है एक्सपीरियंस नहीं है। यस। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका स्टोर अनसक्सेसफुल है? सो वो कहते हैं ना कि जो फेलियर होता है ना, वो आपकी सक्सेस की की होती है। तो वो पहले उसको फेल होना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस आएगा, देन वो दोबारा जब उठेगा ना, वहीं पे उसका वो सक्सेस की। तो जो फेल होने वाले सबसे बड़ी और पहली गलती करते हैं वो उनकी क्या होती है? नॉलेज। अच्छा, जो आपका एक ई कॉमर्स का स्टोर है, वो मल्टी प्रोडक्ट ठीक रहता है या सिंगल प्रोडक्ट? वाई? मल्टी प्रोडक्ट ब्रांड, क्योंकि उसमें आप सेम कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट न्यू एडिशन करते जाएं, जो आपकी ऑडियंस है उसको उससे मिलती जुलती जो प्रोडक्ट्स चाहिए, ताकि वो भी वो आपसे ही बाय करें। लेकिन जब आपका स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसको स्केल करना, इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, इन द सेंस ऑफ सेल। जो स्केलिंग में सबसे बड़ा रिस्क होता है वो आपका क्या होता है? उसमें एक तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है और दूसरा आपकी इन्वेंटरी सप्लाई चेन को मैनेज करना। तो क्या एक ही प्रोडक्ट को स्केल करना चाहिए या मल्टी प्रोडक्ट को? एक प्रोडक्ट को तो डेफिनेटली आप हर दिन स्केल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपने स्टोर को भी स्केल करना है। तो आपको टीम कब हायर करनी चाहिए? जब आपका प्रॉफिट कितना हो या किस तरह आपका रिटर्न ऑफ कॉस्ट क्या हो? अगर आप स्टार्ट में अकेले काम कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में पहुंच गए हैं, जस्ट लाइक कि आपका जो मेजर काम आप कर रहे हैं ना, आप ऐड चला रहे हैं या आप इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम सबसे मेन काम है, तो उसको तो अभी आप अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन उसको के अलावा जो साथ वाले काम आपका टाइम ले रहे हैं, उनके ऊपर आप रिसोर्स हायर करना स्टार्ट करें। जो ई कॉमर्स की फील्ड है वो सबके लिए तो नहीं होगी, ऑब्वियसली सही बात है। एग्जैक्टली। तो इसकी रीज़न क्या है कि हर कोई पर्सन उसमें क्यों नहीं आ सकता? उसमें सर यहाँ पे हमारे थोड़ा एजुकेशन का भी कमी है, थोड़ा सा स्किल सेट को समझने की कमी है, और हम लोग ना नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अगर एक पर्सन अगर एक पर्सन है, उसने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है और इन 3 मंथ्स उसने कंटिन्यूसली मेहनत की है हर चीज़, लेकिन वो स्टिल फेल हो रहे हैं, तो क्या उसको वो कंटिन्यू ही करनी चाहिए या उसको क्विट करना चाहिए? उसको कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन उसको 3 मंथ्स के बाद 15 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मैं क्यों फेल हुआ, उस चीज़ों को इम्प्रूव करके दोबारा से अगले 3 महीने उस पर काम तो करें। ई कॉमर्स पे लॉन्ग टर्म आपका करियर फ्यूचर बन सकता है? एग्जैक्टली मुझे ये 8वां साल है ई कॉमर्स करते हुए।
एंड एट द लास्ट आपकी क्या एडवाइस है फॉर अपकमिंग पर्सन्स जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स को ज्वाइन करें? ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है और आपके लिए बन सकता है। सबसे पहले आप इसकी लर्निंग करें, जहाँ से भी करें। इवन आजकल फ्री में फेसबुक और यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। एक दफ़ा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देन इसके अंदर जंप करें और फिर डीप टाइप करें। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली इट्से को भी इनेबल किया है, तो क्या ई कॉमर्स के लिए ये बूस्टिंग है या अभी तक पाकिस्तानी इस चीज़ से अनअवेयर है? काफ़ी सारे जो ई कॉमर्स में काम करने वाले हैं वो तो अवेयर हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो अनअवेयर हैं। जो इस पे काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी कह लें बेनिफिशियल है। और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स है जो फॉर आउट ऑफ कंट्री यूज़ होते हैं ताकि पाकिस्तानी यहाँ से ई कॉमर्स बिजनेस अपना वहाँ सेटअप करते हैं? अमेज़ॉन है मेजर, उसके बाद आपका इट्से है, ईबे है, वॉलमार्ट है और अभी रिसेंटली 2 साल पहले टिकटॉक शॉप है। और पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड कौन सा है जो बाहर यूज़ हो रहा है? मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे किसी का नाम लूँ तो मैं यूटोपिया डील्स है, बहुत बड़ा ब्रांड है अमेज़ॉन के ऊपर। ऑनर पाकिस्तानी है और यहाँ से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स और उनकी वर्थ क्या होगी? मिलियंस ऑफ डॉलर, मल्टी मिलियंस। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री ई कॉमर्स के अंदर उसकी क्या वर्थ है, क्या उसकी वैल्यू है? अगर एक पर्सन या एक कोई अपकमिंग उस पर रिसर्च करता है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कितना एवेल्यूएशन है? इस पे अभी काफ़ी थोड़ी है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो ना कि हमारी फ़िज़िकल कितनी मार्केट कैप है, लेट्स से आप एक कैटेगरी का ही कर रहे हो कि मेरी क्लॉथिंग कैटेगरी में फ़िज़िकल क्या मार्केट कैप है और ऑनलाइन में कितना मार्केट कैप है, वहाँ से आपको डिफरेंस नज़र आता है। और फिर आप देखते हो कि लेट्स से $500 मिलियन की एक इंडस्ट्री है और उसमें जस्ट $50 मिलियन ई कॉमर्स पे जा रहा है। तो आपको यहाँ से देखना है कि आने वाले दौर में ई कॉमर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दैट मीन्स कि ये सेल सारी ई कॉमर्स पे शिफ्ट होगी। तो इसमें इनके पाकिस्तान में अभी तक जो रिसेंटली इस साल जितनी भी शॉपिंग हुई है या जितना भी आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है उसमें 60 to 70% आपकी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर हुई हैं। एग्जैक्टली 60 to 70% नहीं आप कह सकते, अभी आप 30 to 40% कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर क्लॉथिंग सेल हुआ है ना तो 30 to 40% आपका ऑनलाइन में सेल हुआ है और बाकी आपके आउटलेट्स पे सेल हुआ है। लेकिन जो आपके आउटलेट्स हैं, जो फिजिकल स्टोर्स हैं, जो ई कॉमर्स की फील्ड आगे जा रही है, तो ये फिजिकल स्टोर्स और ये तो इनको तो क्लोज ही करना पड़ेगा। क्लोज इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा इनका ई कॉमर्स की सेल भी है और अपनी इनके डिपार्टमेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। जैसा थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू फॉर योर कमिंग। थैंक यू।